ये है विजय माल्या। एक ऐसा नाम जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, जिसके कैलेंडर में आई सेलिब्रिटी रातों रात फेमस हो जाती थी, जिसकी एक एक पार्टी कई कई करोड़ों की होती थी। लेकिन आज यही नाम भारत के इतिहास में सबसे बड़े फ्रॉड केस से जोड़ा जाता है। आज वो इंडिया का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। पर यह सब हुआ कैसे? वो कौन सी गलती थी जो माल्या पर भारी पड़ी? आखिर कैसे पीक पर जाने के बाद माल्या औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा? क्या उसे भारतीय बैंकों का करोड़ों रुपया बर्बाद करने के बाद भी सजा मिली? क्या है माल्या की डार्क रियलिटी? चलिए हम समझाते हैं। इस पूरी स्टोरी की असल शुरुआत होती है 18 दिसंबर 1955 से, जब बेंगलुरु के एक रईस खानदान में विजय माल्या ने जन्म लिया। विजय माल्या के फादर विठल माल्या भारत के जाने माने रईस थे। वो यूबी यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज के डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। इंडिया की लगभग पूरी लीकर इंडस्ट्री पर विठल माल्या का कब्जा था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से विजय माल्या, जो विठल माल्या की दो पत्नियां होते हुए भी इकलौता बेटा था, उसके शौक बिल्कुल किसी राजा महाराजा जैसे थे। जहां बच्चे गिल्ली डंडा और कंचों से खेला करते थे, वहीं विजय माल्या बैटरी वाली रिमोट कार चलाया करता था। विठल माल्या ने भी बेटे के मुंह से चांदी का चम्मच निकालने की कभी कोशिश नहीं की, जिस वजह से बड़ा होता विजय माल्या गाड़ी, घोड़ों और महंगी महंगी चीजों का शौकीन बन गया। उसे गाड़ियों का इतना शौक था कि 250 विंटेज कार उसने सिर्फ अपने शौक में खड़ी कर रखी थी। 200 से ज्यादा घोड़े, रॉयल घड़ियां और अपनी हर ट्रिप पर मर्सिडीज जैसी गाड़ियां खरीदना उसे बहुत पसंद था। वहीं विठल माल्या का मानना था कि इस तरह का शौकीन इंसान कभी एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इसलिए लामोटिनिया स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1970 में विठल माल्या ने विजय को अमेरिका भेजा, जहां से विजय ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। वहीं सेंट जेवियर कॉलेज से 1976 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इस तरह पढ़ाई पूरी होते ही विठल माल्या ने विजय को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, जो अब ग्लोबली एक्सपेंड हो रहा था। विजय माल्या भी अपने पिता के साथ बिजनेस की बागडोर संभालते हैं और यूबी कंपनी के ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। विजय ने नोटिस किया कि कंपनी में कोई भी हायरार्की सिस्टम है ही नहीं, यानी जितने भी मैनेजर थे वो हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन सीधा विठल माल्या को देते थे। इसलिए विजय माल्या ने सबसे पहले तो कंपनी में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन विजय माल्या से होते हुए विठल माल्या तक जाती थी। इसके बाद विजय माल्या के माइंड की शार्पनेस 1970s में देखने को मिली, जिस दौरान भारत में शराब को बैन कर दिया गया था, जिस वजह से भारत की लीकर कंपनीज अपने एसेट्स बेचने लगी। लेकिन विजय माल्या ने ऐसा नहीं किया, उल्टा दूसरी कंपनियों के एसेट्स भी खरीद लिए, क्योंकि विजय को अच्छे से पता था कि भारत में ज्यादा लंबे समय तक शराब को बैन किया ही नहीं जा सकता। और हुआ भी ऐसा ही। बाद में शराब को बैन से हटा दिया गया और इस तरह विजय माल्या के कॉम्पिटिटर्स का सफाया हो गया। इसके साथ ही विजय माल्या ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, जैसे ऑयल वगैरह। लेकिन साथ ही विजय माल्या ये भी जानते थे कि यूबी ग्रुप को जितना भी प्रॉफिट होता है वो लीकर यानी शराब से होता है। इसलिए यूबी ग्रुप की पहचान लीकर इंडस्ट्रीज के रूप में ही होती थी। पर विजय माल्या इसे एक नाम देना चाहते थे, जो उन्हें कैसल बेवरेज नाम की कंपनी से मिला, जिसे साल 1915 में यूबी ने एक्वायर किया। इस कंपनी का लोगो बिल्कुल किंगफिशर चिड़िया के जैसा था, जो बहुत यूनिक था। इसके बाद विजय माल्या इस लोगो को मॉडिफाई करके एक बियर लॉन्च करते हैं, जिसका नाम रखा गया किंगफिशर, जिसे उस रोज भारत के ही कुछ राज्यों में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन विजय की ख्वाहिश थी कि किंगफिशर पूरी दुनिया में जाए। इसके लिए विजय माल्या ने दिन रात कोशिश की। लेकिन फिर आया साल 1983, जब विजय माल्या किसी काम से न्यूयॉर्क में थे और यहाँ भारत में विठल माल्या की 13 अक्टूबर 1983 को मौत हो गई। ये खबर विजय के लिए किसी सदमे की तरह तो थी ही, साथ ही एक नई शुरुआत और जिम्मेदारी का सिंबल भी थी, क्योंकि फादर की मौत के बाद विजय माल्या को यूबी ग्रुप का चेयरमैन बनवा दिया गया। विजय ने सभी कंपनियों में से सबसे ज्यादा फोकस किया किंगफिशर पर। इसे यंगस्टर्स के बीच पहुंचाने के लिए पब्स में अच्छा माहौल दिया जाने लगा। अब भारत जो मॉडर्न बनने की राह पर चल रहा था, तो
तो ये ट्रेंड भी चल पड़ा। बेंगलोर से शुरू हुआ पब्स का कल्चर अब पूरे भारत में फैलने लगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ किंगफिशर को, जिसकी इमेज एक लाइट बियर की तरह बन गई थी, जिसमें सिर्फ 4% अल्कोहल होता था। इसके साथ ही विजय ने किंगफिशर को बोतल्स के साथ साथ कैन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करवाना शुरू कर दिया। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट तो घटी ही, साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया और 1990 तक किंगफिशर भारत का सबसे लार्जेस्ट ब्रांड बन गया था। इसे और फेमस करने के लिए विजय ने किंगफिशर वाटर और सोडा भी लॉन्च किए। पूरे भारत में किंगफिशर नाम से एड्स इवेंट्स होने लगे। किंगफिशर डर्बी अवार्ड भी शुरू हो गए और किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च कर दिया, जो किसी भी सेलिब्रिटी को रातों रात स्टार बना देता था। इस कैलेंडर के जरिए दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को भी लॉन्च किया गया, जिस वजह से किंगफिशर का नाम पूरे भारत के हर घर में जपा जाने लगा। और जो यूबी ग्रुप विठल माल्या के अंडर में 40 करोड़ की नेटवर्थ रखता था, वो 6000 करोड़ की नेटवर्थ तक जा पहुंचा। लेकिन ये नेटवर्थ माल्या ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा कारण था फिजूल खर्चे, जिसकी शुरुआत हुई 9 मई 2005 से। इससे ठीक 2 दिन पहले यानी 7 मई 2005 को विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का 18वां जन्मदिन था और इस मौके पर विजय उसे एक एयरलाइंस गिफ्ट करना चाहता था। हालांकि कुछ वर्क प्रोसेस की वजह से तारीख 2 दिन आगे बढ़ गई और 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत हुई, जिसमें हर तरह की सुविधा थी। कुर्सियों पर स्क्रीन्स, हेडफोन्स, वेल ट्रेन्ड एयर होस्टेज, अच्छी क्वालिटी का खाना, ऐसी हर लग्जूरियस चीज थी जो किंगफिशर एयरलाइंस में रखी गई थी। लेकिन इस एयरलाइंस के थ्रू विजय ने जितना सोचा था उतना प्रॉफिट हुआ नहीं। पर फिर भी वो रुके नहीं। वो और प्लेन्स खरीदना चाहते थे, जिसके लिए बैंकों का दरवाजा खटखटाया गया। तब एसबीआई के कंसोर्शियम में माल्या को करीब 2200 करोड़ का लोन मिला। इसके कुछ दिन बाद ही माल्या 900 करोड़ का लोन आईडीबीआई बैंक से लेता है। लेकिन इस सब के बाद भी कंपनी को कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं, क्योंकि माल्या के फिजूल खर्चे और गलत स्ट्रेटजी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इन लोन्स को माल्या ने सही जगह लगाने की जगह नए नए प्लेन्स खरीदने में लगाया। जिस साल बेंगलुरु से लंदन किंगफिशर की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई, उसी साल माल्या ने 446 करोड़ में आईपीएल टीम भी खरीद ली। इवन 2009 से 2010 जब ग्लोबल रिसेशन का टाइम था, A330-200 और A380 मॉडर्न प्लेन्स को खरीद लिया। जबकि इस दरमियान कंपनियां लगातार रुइंड हो रही थी। इतना ही नहीं, इस दरमियान माल्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सपोर्ट से राज्यसभा का मेंबर भी बन गया, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद माल्या फिर से एसबीआई से 1600 करोड़ का लोन लेता है और इसी तरह अलग अलग बैंकों से माल्या टोटल 7000 से 9000 करोड़ तक का लोन ले चुका था। वहीं किंगफिशर भी दिन पर दिन नीचे जा रही थी। ना तो एम्प्लॉइज को पेमेंट मिलता था, ना ही किंगफिशर से जुड़ी दूसरी कंपनियों को उनके पैसे। इतना ही नहीं, किंगफिशर की फैसिलिटीज भी वर्स्ट होने लगी। लेकिन माल्या ने अपने खर्चों में कोई कमी नहीं की। बोइंग प्लेन में महंगे महंगे कुत्तों के साथ ट्रिप, फीमेल फ्रेंड्स के साथ मस्ती, करोड़ों की पार्टियां, बर्थडे पार्टियां और कैलेंडर मॉडल के ऑडिशंस वगैरह में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे। जबकि लोन्स की ईएमआई, किंगफिशर का टैक्स, बाउंस्ड चेक, ये सभी चीजें पेंडिंग थी, जिस वजह से माल्या पर सरकार और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब अगर इस केस में कोई आम आदमी होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन माल्या के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा आरबीआई एसबीआई मास्टर डेप्थ रिकॉस्ट एग्रीमेंट के थ्रू किंगफिशर के शेयर्स को लेकर अपना लोन पूरा करने का फैसला करती है। पर यहां भी एक सवाल था कि कंपनी के शेयर्स मुश्किल से 38 से 39 रुपए के थे, जबकि बैंकों ने इन्हें 60 रुपए में खरीदा था। इससे भी बड़ी बात कि माल्या के किसी भी ब्रांड को किसी कंपनी ने खरीदा ही नहीं, तो पैसे रिकवर हुए ही नहीं। अब माल्या के पास एक ही रास्ता था कि वो देश से भाग जाए। बैंक भी ये समझ चुके थे। इसलिए सभी बैंक 2016 को अटॉर्नी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पहुंचते हैं और कहते हैं कि माल्या भागने वाला है, उसे रोक लीजिए। लेकिन 2 मार्च 2016 को विजय माल्या बड़े आराम से फ्लाइट 9W122 में बैठकर लंदन भाग जाता है। इसके बाद भारत यूके एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 के तहत माल्या को भारत लाने की कोशिश करता है। यूके हाई कमिश्नर उसे 2017 को कोर्ट लेकर भी पहुंचता है, लेकिन माल्या का लॉयर उसे बचा लेता है और तब से लेकर अब तक यही सिलसिला जारी है। भारत यूके में भी इस केस को लड़ रहा है, लेकिन माल्या भारत का 7000 से 900 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बावजूद बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है।
हालांकि भारत सरकार कहती है कि वो उसे लेकर आएंगे, पर कब, कैसे और ये होगा भी या नहीं, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।